प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्नों की संख्या की श्रृंखला को फिर से जोड़ते हैं कुछ प्रश्नों की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। हम प्रतिदिन इस चैनल पे बस प्रश्नोत्तरी की क्लास को ही हम चलाते हैं। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला में एक नए अंदाज से व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 और कह रहे हैं कि गुरु शिष्यम तत्वं ब्रूते इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यम वर्तते। कर्मवाच्य में बनाना है। कर्मवाच्य क्या होगा? गुरु शिष्यम तत्व ब्रूते इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य वर्तते। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है कि गुरुड़ा शिष्य तत्वम उच्यते, गुरुड़ा शिष्य तत्वम ब्रूयते, गुरुणाम शिष्य तत्वम उच्यते, गुरुड़ा शिष्य तत्वम उच्यते। तो गुरुड़ा सब में दिया हुआ है गुरुड़ा और शिष्य अंधा यहाँ पे अगर द्वितीय है तो प्रथमा लगती है। तो गुरुड़ा शिष्य तत्वम उच्यते। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 62 में कह रहे हैं कि माया त्वं चिराद इव चिंतयन् दृश्यसे इतस्य वाक्यम कर्तृवाच्य भवति। अब कर्तृवाच्य में इसको बताना है। कर्तृवाच्य में जब उसको बदलेंगे तो क्या होगा? तो ऑप्शन कह रहे हैं कि अहम त्वया चिराद इव चिंतयन् दृश्यसे, या अहम तुभ्यम चिरादीव चिंतयन् पश्यसि, या अहम त्वां चिरादीव चिंतयन् पश्यामि, या अहम त्वं चिरादीव चिंतयन् पश्यामि। तो इसका अगर सही विकल्प देखा जाए तो विकल्प हमारा सी वाला सही होता है कि अहम त्वां चिरादीव चिंतयन् पश्यामि। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 63 और 63 में कह रहे हैं कि षट् चत्वारिंशदधिकम अर्थात षट् चत्वारिंशदधिकम षष्ठशतम बोधति। इसमें संस्कृत लिखा गया है और यहाँ पे उसका हमको बताना है कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि 646 है, बी में कह रहे हैं कि 656 है, सी में कह रहे हैं कि 664 है और डी में कह रहे हैं कि 644 है। तो हम लोगों ने जब संस्कृत गिनती को जो हम पढ़ते हैं तो जो पहले लिखा होता, जो बाद में लिखा होता है उसको हम पहले रखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है षट्शतम अर्थात 600, तो 600 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? चत्वारिंशतक यानी कि 4, 44 माने होता है 40 और उसके बाद कह रहे हैं 60, उसके बाद हो जाएगा 6। यहाँ पे कह रहे हैं कि 6, 5, 6 656 में देखें तो यहाँ पे चत्वारी है, चत्वारी में इसके बाद षट्शतम है तो यहाँ पर भी नहीं है, अर्थात विकल्प हमारा ए वाला ही सही होता है कि षट् चत्वारिंशदधिकम षट्शतम यानी 646। विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखें तो 64 में कह रहे हैं कि द्वादशः इत्यस्मिन् पदे समास वर्तते। द्वादश में बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व समास है। चूँकि हम लोग जानते हैं संख्या पूर्वो द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पे द्वादश है यानी 2 और 10 है, अर्थात यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 में यह द्वादश माने 12 होता है, लेकिन यहाँ पे द्वादश में समास पूछे तो द्वंद्व समास होता है। गलती से द्विगु मत मार दीजिएगा। प्रश्न नंबर 64 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 65 और 65 में कह रहे हैं कि पुल्लिंग सर्व शब्दस्य प्रथमा विभक्तो बहुवचने रूपम भविष्यति। पुल्लिंग में सर्व शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। सर्वा बनता है कि सर्वे बनता है कि सर्वो बनता है कि सर्व बनता है। प्रश्न नंबर 65 में सर्व, सर्वा, सर्वे ऐसे इसका रूप चलता है पुल्लिंग में। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहना है कि शब्दस्य यानी कि सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप सर्वे बनता है। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 66 और 66 में कह रहे हैं कि कादम्बरी कथा अनुसारम विलासवती कस्य पत्नी आसीत। कादम्बरी के कथा के अनुसार विलासवती किसकी पत्नी होती है? ऑप्शन ए शुकनासस्य शुकनास की, तारापीडस्य तारापीड की, चंद्रापीडस्य चंद्रापीड की और डी करें पुंडरीकस्य। कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित एक कथामुख है जो दो भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध भाग है, उत्तरार्ध भाग है। यह इनका जो उत्तरार्ध भाग है यह इनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट द्वारा विरचित माना जाता है और जिसमें एक शुकनासो उपदेश है। शुकनासो उपदेश इस कादम्बरी का अभिन्न अंग है और इसका नायक जो है वह चंद्रापीड होता है और नायिका जो है वह कादम्बरी होती है। हमको यूपी टीजीटी या एलटी में पढ़ना तो हमें कादम्बरी का शुकनासो उपदेश ही है, लेकिन संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हमको सब कुछ पर थोड़ा थोड़ा नज़र रखना चाहिए। हर चीज़ का हमको ज्ञान होना चाहिए, चाहे महाभारत हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे रघुवंश हो, चाहे रामायण हो, जो भी हो। यह नहीं कि अगर सवाल आ जाएगा तो आप कर दें कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, कहीं वहाँ पर लगा हुआ है, चाहे एलटी में देखा जाए चाहे टीजीटी में देखा जाए। संस्कृत साहित्य का इतिहास और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हमको सब पर उसका जो एक झलक होता है, जो मोटा मोटी पहचान होता है, उन सब विषयों का और सब ग्रंथों की जानकारी हमको होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कादम्बरी में लगा हुआ शुकनासो उपदेश, मगर यहाँ पे पूछ कर रहा है कि कादम्बरी कथा के अनुसार विलासवती किसकी पत्नी होती है? तो तारापीठ की पत्नी का नाम होता है विलासवती। अब विलासवती तारापीठ की पत्नी होती है और चंद्रापीठ की माता होती है। अगर यही प्रश्न आ जाए कि चंद्रापीठ की माता का क्या नाम है, तो चंद्रापीठ की माता का नाम भी विलासवती होता है और तारापीठ की पत्नी का नाम विलासवती होता है। विलासवती किसकी पत्नी है? तो तारापीठ की है। विलासवती किसकी माता है? तो चंद्रापीठ की है। इसका नायक जो चंद्रापीठ है उसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। पहले जन्म में चंद्रमा होता है, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ होता है और तीसरे जन्म में यह शूद्रक होता है। उसी तरह इसका यह जो मित्र है पहले जन्म में पुंडरीक होता है, दूसरे जन्म में यह सहनायक है और तो सहनायक के रूप में पहले जन्म में पुंडरीक होता है, दूसरे जन्म में वैशंपायन होता है और तीसरे जन्म में यह शुक होता है। जो शुकनास होते हैं यह तारापीठ के प्रधान आमत्य होते हैं और बहुत अच्छे मित्र होते हैं। शुकनास का पुत्र ही पुंडरीक होता है जो चंद्रापीठ का बहुत अच्छा मित्र होता है। शुकनास जी चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय जो उपदेश इसको प्रदान किए हैं उसी उपदेश को शुकनासो उपदेश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा बी सही होता है, तारापीठ की पत्नी है। प्रश्न नंबर 67 और 67 में कह रहे हैं कि नारिकेल फलम सम्मितम वच इयम उक्ति वर्तते। यह उक्ति किसके लिए है? ऑप्शन ए करें बाण भट्टस्य कृते, बाण भट्ट के लिए है, कालिदासस्य कालिदास के लिए है, भासस्य कि भास के लिए है, कि भारवे कृते कि भारवी के लिए है। तो भास जी हैं जो संस्कृत साहित्य में अगर संस्कृत का इतिहास देखा जाए तो प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका समय भी 100 ईसा पूर्व या 100 या 200 की ईसा पूर्व माना जाता है। इनका पूरा संस्कृत वाङ्मय में इनका योगदान जो है वह 13 नाटकों से है। अगर यह कहा जाए नाटकों के आदि कवि तो भास जी को ही माना जाता है। उसके बाद कालिदास जी आए, उसके बाद लोग भभूति वगैरह लोग आए, लेकिन सबसे पुराने कवि भास जी हुए जिन्होंने नाटकों की रचना की है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि नारिकेल फलम सम्मिता, इसमें अगर यही पूछा जाए कि इसके वक्ता कौन है तो इसके वक्ता हैं मल्लिनाथ जी। नारिकेल फलम सम्मितम वच, इसके वक्ता मल्लिनाथ जी हैं। मल्लिनाथ जी ने बताया है भारवी के लिए कि इनके जो शब्द हैं वो नारियल के फल के समान हैं, ऊपर से कठोर हैं लेकिन अंदर उतने ही मुलायम हैं। काहे बताए हैं? तो भारवी की जो रचना है एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम और किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। 18 सर्गों वाला यह महाकाव्य है और 18 सर्गों वाला महाकाव्य है जिसका नायक इसमें अर्जुन होता है और प्रतिनायक भगवान किरात भेषधारी शिव होते हैं। इसी पर मल्लिनाथ जी ने एक घंटा पथ की रचना की है। उस घंटा पथ जो है वह किसकी रचना है? मल्लिनाथ जी की रचना है। और मल्लिनाथ जी ने इनके जो भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम
उस पर वह एक टीका लिखे हैं, उस टीका का नाम है क्या, घंटापथ। उसी में बता रहे हैं कि नारिकेल फलम संमितः वच, और यह प्रश्न में पूछा है कि किसके लिए कहा गया है, तो भारवी के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 67 विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 68 को देखें तो 68 में पूछ रहे हैं कि शिवराज विजयस्य संदर्भे असत्यम कथनम वर्तते। शिवराज विजय के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए कर रहे हैं कि चत्वार निश्वासः प्रत्येकेषु त्रय विरामः, बी कर रहे हैं कि विरामः त्रय द्वासनि श्वासा द्वादश निश्वासा, सी कह रहे हैं कि त्रय विरामः प्रत्येक अस्मिन् निश्वास चतुष्टयम्, और डी कह रहे हैं कि आहत्य द्वादशनि श्वासा चतुर्षु निश्वासे एक विराम। तो शिवराज विजयम महाकवि पंडित अंबिका दत्त द्वारा विरचित ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसके नायक महाराष्ट्र के केसरी शिवाजी होते हैं और यवन जो आते हैं, जो मुगल होते हैं, उनके साथ युद्धों का वर्णन किया गया है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें एक तरफ खड़ग सिंह के जो बच्चे हैं, जैसे गौर सिंह है, श्याम वटु है, गौर वटु है, सवर्णी है, फिर ब्रह्मचारी गुरु हैं, जोगीराज जी हैं, एक तरफ इनकी कहानी चलती है और एक तरफ शिवाजी जो थे वह महाराष्ट्र केसरी जो मुगलों से युद्ध लड़े थे, जिसमें अफजल खान है, औरंगजेब है, तो औरंगजेब और शिवाजी के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यहाँ जो जोगी जो होते हैं, जोगीराज होते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कब समाधि लिए, प्रथम समाधि युधिष्ठिर के समय में, पुनः समाधि विक्रमादित्य के समय में, ब्रह्मचारी गुरु कौन थे, गौरवटु कौन था, किसने कन्या को, ऐसे ऐसे सवाल इसमें आते हैं। तो इस तरह के सवालों से यह विजय शिवराज विजय है और यहाँ पे हमको असत्य चुनना है। तो इसका मोर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो कह रहे हैं पहले ही कि चत्वार निश्वास, 4 निश्वासों में विभक्त नहीं है, 3 निश्वासों में विभक्त है, और 3 निश्वासों में विभक्त है, और एक एक निश्वास में 4 विराम है, अर्थात 3 निश्वास और 3 विराम 12 निश्वासों में विभक्त है। सही है कि 3 विराम हैं और एक एक विराम में 4 निश्वास हैं, तो 4 तिहाई 12, तो 3 विराम और 4 निश्वासों में विभक्त है। और यह कह क्या रहे हैं कि चत्वार निश्वास प्रत्येकेषु त्रय विरामम। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि चत्वार निश्वास प्रत्येकेषु त्रय विरामम, यही वाला गलत है, बाकी विराम त्रय सही है, द्वादश निश्वासा यह भी सही है, त्रय विरामम प्रत्येकस्मिन् निश्वासो यह भी सही। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 69 में कह रहे हैं कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेतम तावत प्रथम संकल्पम इत्यत्र उपसर्गो अस्ति। तो गुणवते कन्या प्रतिपादनीयतम अर्थात जिसको देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतल में यह कर्ण द्वारा कहा गया है, और इसमें अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों वाला नाटक है। श्रृंगार रस प्रधान यह नाटक है। तो इसमें करें गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयतम तावत प्रथम संकल्प इत्यत्र उपसर्गो अस्ति, अर्थात इतनी पंक्ति में उपसर्ग कौन कौन से हैं। जो कहने गुणवते कन्यका प्रति तो उपसर्ग है, तो प्रति एगो ये है, उसके प्रतिपादनीयतम तावत प्रथमा संकल्पन सम उपसर्ग है, सम के साथ यहाँ पे संकल्प बनाते हैं, सम उपसर्ग है, तो यहाँ पे सम उपसर्ग भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रति उपसर्ग है कि सम उपसर्ग है कि ए बी दोनों है कि कोई नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा सी वाला सही होता है, ए और बी दोनों है, क्या कि प्रति उपसर्ग यहाँ है और संकल्प में सम उपसर्ग है, तो दो उपसर्ग लगे हुए हैं, तो ए और बी दोनों सही होता है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 70 और 70 में कह रहे हैं कि हमें 4 पुस्तकें लिखनी है, उपर्युक्त वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद करणीय, यानी उपयुक्त शब्द का हमें संस्कृत अनुवाद करना है। कौन सा अनुवाद सही है, तो ऑप्शन कह रहे हैं कि वयम चत्वारि पुस्तकानि लिखिष्यामि, गलत हो जाएगा। अस्माभिः चत्वारि पुस्तकानि लेखियानि, अस्माभिः चत्वारि पुस्तकम नहीं होता है, मया चत्वार मया नहीं होता है। 70 में देखा जाए तो विकल्प हमारा बी सही होगा कि अस्माभिः चत्वारि पुस्तकानि लेखनीयानि। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
प्रश्न नंबर 71 में कह रहे हैं कि आपादानादि विशेष है अविवक्षितम कारकम। आपादान आदि से विशेष से अविवक्षित कारक होता है। किसका होता है? तो आपादानम का होता है कि कर्म का होता है कि कर्णम का होता है कि किम अपि न, किसमें से कोई नहीं। तो आपादान आदि से विवक्षित कारक का कर्म होता है, जिसमें द्विकर्मक धातु लगी होती है। अकहितम च सूत्र होता है। जैसे इसका एक उदाहरण है कि बलिम याचते वसुधाम, अर्थात बलि से वह पृथ्वी को मांगता है। बलि याचते वसुधाम, बलि से राजा बलि से पृथ्वी को मांगता है। जब मांगता है तो अलग होता है, तो होना तो चाहिए अपादान होना चाहिए, लेकिन उस यहाँ पे अपादान की विवशता काहे है? काहे कि उसमें याच धातु है। जैसे यहाँ 16 द्विकर्मक धातु होती हैं, वो तो 16 द्विकर्मक धातु जब लगती हैं तो वहाँ पे अपादान की भी विवक्षा हो करके कर्म हो जाता है। दूह पक्ष दंड इत्यादि जो 16 द्विकर्मक धातु हैं, तो उसके रहने से यहाँ पे याच जो है यह 16 द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत आता है। इसीलिए अपादान आदि की अविवक्षितम कारक जो होता है वह कर्म हो जाता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 72 को देखें तो 72 में कह रहे हैं कि राजन इतस्य शब्दस्य तृतीयक वचने है किम रूपम स्यात्। राजन शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है। राज्ञा बनता है कि राज्ञे बनता है कि रागिना बनता है कि रागेन बनता है। तो यहाँ पे राजन का तृतीया एक वचन के रूप में यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 72 में, तो विकल्प हमारा ए सही होता है, राज्ञा बनता है। प्रश्न नंबर 72 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 73 और 73 में कह रहे हैं कि सुखेन जीवति इति उदाहरणम अस्ति। सुखेन जीवति यह उदाहरण है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि प्रकृतिभ्या उपसंख्यानम इतस्य, बी कह रहे हैं कर्तिकरणों तृतीया इतस्य, सी कह रहे हैं अपवर्गे तृतीया इतस्य, और डी कह रहे हैं हेतु इतस्य। तो सुखेन में तृतीया लगी हुई, तो कैसे लगी हुई है? तो यहाँ पे सुखेन जीवती और जिसका उदाहरण है, तो हमको सूत्र भी याद करके चलना है कि कौन किसका उदाहरण है, कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा किसका सूत्र है। तो यहाँ पे पूछने के सुखेन जीवती में यह प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इतस्य सूत्र का उदाहरण है सुखेन जीवति। प्रश्न नंबर 73 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 74 और 74 में कह रहे हैं कि के ते जना ए परहितम स्वार्थाय निघंति। के ते जना ए परहितम स्वार्थाय निघंति। सत्पुरुषाः सामान्याः मानुषराशसा न केचित्। अर्थात कि कोई नहीं होता है कि सत्पुरुष होते हैं कि सामान्य लोग होते हैं कि मानुष राशसा होते हैं, जिस पर आप आसान किए हो, परहित का आसान किया गया हो, फिर भी वो अपने स्वार्थ में उसको खो देते हैं, विसार देते हैं, वह लोग होते हैं मानुष राशसा। कौन होते हैं? मानुष राशसा। प्रश्न 74 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 75 में कह रहे हैं कि शिवराज विजय कुत्रया घटना वर्तिता अस्ति। शिवराज विजय में कहाँ की घटना वर्णित है? राजस्थानस्य देहल्याः गुज्जर देशस्य महाराष्ट्रस्य। तो शिवराज विजय जो है ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, संस्कृत वाङ्मय का ऐतिहासिक उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। और इसमें जो घटना वर्णित है वह महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के केसरी शिवाजी होते हैं, और शिवाजी जो होते हैं वह का युद्ध जैसे लड़ाई किससे होती है? औरंगजेब से होती है। और औरंगजेब जो होता है वह शिवाजी से लड़ाई करता, युद्ध करता। यही में इनके जो आया था अभी बहुत जल्दी जो पिक्चर आई थी, तो वह भी महाराष्ट्र केसरी जो शिवाजी थे उन्हीं के ऊपर जो छावा ऐसे कुछ थी कि सावा थी, ऐसे मूवी थी, उसमें कुछ इसका वर्णन मिल रहा था। औरंगजेब यह ऐतिहासिक आदमी है, मुगल था, और मुगल होने के कारण इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, जिनसे वह पराजित भी हुआ था, और बहुत भीषण बताया जाता है कि बहुत भीषण युद्ध इन लोगों के बीच में हुआ था। तो शिवराज विजय में पूछेंगे घटना कहाँ की? तो महाराष्ट्र की घटना है। प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 76 और 76 में कह रहे हैं कि उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। ऑप्शन ए परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, बी करें गोस्त्रित्यो रूप सर्जनस्य, सी करें कि अनुपसर्जनात् और डी करें एक विभक्ति चापूर्व निपाते। तो उपसर्जनम संज्ञा विधायकम सूत्र होता है एक विभक्ति चापूर्व निपाते। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 77 को देखें तो 77 में कह रहा है कि नित्य समासो नाम, नित्य समास का नाम। तो कह रहे हैं कि अस्वद पद विग्रह में होता है कि निर्विकल्प में होता है कि स्वपद विग्रह होता है कि विग्रहवान होता है। तो प्रश्न नंबर 77 में देखें, जो हम समास का विग्रह करते हैं तो उसमें दो प्रकार से होता है, एक स्वपद विग्रह के तहत आता है और एक अस्वद पद के विग्रह में आता है। जो स्वपद विग्रह होता है वह समास होते हैं और अस्वपद विग्रह जो होता है उसमें नित्य समासों का जो नाम होता है। तो कह रहे हैं कि नित्य समासों अस्वपद विग्रह में आता है। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 78 को देखें तो 78 में कह रहे हैं कि कर्तुरिसिप्ततम कर्मेति सूत्रे कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति। कर्तुरिसिप्तम कर्मे इति सूत्र से कर्म ग्रहण करने का प्रयोजन है। किससे है? तो अनिश्चितम वृत्ति से है कि इत्थम भूताख्यान निवृत्ति से है कि आधार निवृत्ति से है कि आधार प्रवृत्ति से है। तो प्रश्न नंबर 78 में देखा जाए तो कर्तुरिसिप्तम कर्मेति सूत्रे कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति आधार निवृत्ति है, आधार निवृत्ति। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 79 और 79 में कह रहे हैं अकथितम च संदर्भे द्विकर्मक धातु नास्ति। अकथितम च के अंतर्गत जो 16 द्विकर्मक धातुएं आते हैं उनमें से कौन सा नहीं होता है? जो द्विकर्मक धातु होते हैं जैसे दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, चीय, ब्रूह, सास, जीह, मथ, मुस, नी, हिय, कृष, वह इत्यादि जो 16 द्विकर्मक धातु होते हैं तो इसमें कृष भी आया है, मथ भी आया है, दंड भी आया है। यज जो है वह द्विकर्मक धातु के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 80 को देखें तो 80 में कह रहे हैं कि धातु विधीयमानः तव्यत् प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। धातु में विद्यमान जो तव्यत् प्रत्यय होते हैं किस अर्थ में होते हैं? कर्तरी अर्थ में होते हैं कि भावे अर्थ में होते हैं कि भावे कर्मणि च दोनों में होते हैं या कर्मणि में होते हैं। प्रश्न नंबर 80 में देखा जाए तो धातु विधीयमानः तव्यत् प्रत्यय भावे कर्मणि च अर्थ में होते हैं। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 81 और 81 में कह रहे हैं कि अनिविष्यतः इति पदे विभक्ति अस्ति। विभक्ति अस्ति, अनिविष्यतः पद में विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति है कि प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 81 में देखा जाता अनिविष्यतः में तृतीय विभक्ति लगी। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा डी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 82 में देखें तो 82 में कह रहे हैं संति पदे धातु अस्ति। संति पद में कौन सी धातु है? भू धातु है कि अस धातु है कि शुद्ध धातु है कि सन धातु है? तो इसमें देखा जाए तो संति मन है यानी अस धातु के अंतर्गत आती है। तो पदे धातु अस्ति, संति में अस धातु है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 83 और 83 में कह रहे हैं कि पच के साथ कत प्रत्यय करने पर भवती माने होता है। कौन सा शब्द बनता है? पाकः बनता है कि पचितः बनता है कि पक्व बनता है कि पक्त बनता है? तो पच के साथ अगर कत प्रत्यय करते हैं तो यहाँ पे शब्द जो बनता है वह पक्व बनता है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 84 को देखें तो 84 में कह रहे हैं कि गौड़े कर्मणि दुहान देरीति ही नियमेन शुद्धम अस्ति। अर्थात जो द्विकर्मक धातु हैं गौर कर्म के अंतर्गत आते हैं उसमें कौन सा नियम सही है? यानी कि उसमें जिस
जिसमें द्वितीय लगी होगी वो सही होगा। जैसे सुधाया क्षीर निधि मध्यते, तो इसमें द्वितीय नहीं है। सुधाया इसमें भी द्वितीय नहीं है। सुधाय इसमें भी द्वितीय नहीं है। देखिए यहाँ पे द्वितीय लगी हुई है, सुधाम क्षीर निधि मध्यते। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 85 और 85 में कह रहे हैं कि कति शब्दस्य द्वितीय बहुवचने किम रूपम, यानी कि किस शब्द में द्वितीय का बहुवचन का रूप है। कत्तिन में है कि कत्ति में है कि कतय में है कि कत्यह में है। प्रश्न नंबर 85 में कत्तिन कति कतय कत्ति द्वितीय का बहुवचन रूप जो है वह कति में है। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 86 में पूछ रहे हैं कि वितरति गुरुवः प्राज्ञः विद्यां यथेव तथा जड़े इति उक्ति केन ग्रंथेन सह संबंधा अस्ति। वितरति गुरु प्राज्ञः विद्यां अथेव यथा जड़े, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। महावीर चैतन्य है, महावीर चैतेन है कि मालती माधवेन है कि मालविका अग्निमित्रेण है कि उत्तराम चैतेन है। तो मालती माधवेन महावीर चैतम और उत्तराम चैतम यह तीनों जो रचनाएं हैं यह भवभूति कृत रचनाएं हैं। महावीर चैतम महावीर और मालती माधवम महावीर चैतम और उत्तराम चैतम। मालविका अग्निमित्रम यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह भी एक नाटक है। और कह रहे हैं वीरति गुरु प्राज्ञ विद्या अथेव जाड़े उत्तराम चैतम से लिया गया। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 87 और 87 में पूछ रहे हैं कि वज्राद अपि कठोराणी मृदुनी कुसुमाद अपि इत्यर्थ किम छंद, इसमें कौन सा छंद है। ऑप्शन कर रहे हैं कि अनुष्टुप छंद है, बी कर रहे हैं कि शिखड़ी छंद है, सी कर रहे हैं वसंतिलका छंद है और डी कर रहे हैं पुष्पिताग्रा छंद है। तो यहाँ पे वज्रदापि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आने की 8 वर्ड वाले हैं। 8 चौका 32 और फिर आगे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड है, अर्थात यहाँ अनुष्टुप छंद होगा। कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 88 को देखें तो कह रहे हैं कि सह वल्क वाछांसी तवा धुराहन कह, कौन वह था जो वल्कल वस्त्रों की व्यवस्था करता था। अर्जुन था कि भीम था कि नकुल था कि सहदेव था। तो पूछ रहे हैं कि सह वल्कम, स से किसका बोध हो रहा है। वह वल्कल वाछांसी तवा धुराहरन, जो वल्कल वस्त्रों की जो व्यवस्था कर रहा है वह एक दिन हे महाराज आपके चरणों में उत्तर देश को जीत करके स्वर्ण मुद्राओं को रखता था, आज वह वल्कल वस्त्रों की व्यवस्था कर रहा है। किरातार्जुनीयम में यह महाकवि भारवी विरचित है जो 18 सर्गों वाला महाकाव्य है। इसके प्रथम सर्ग में द्रौपदी जी महाराज युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए ताने मारते हुए कहते कि ऐसे ऐसे महापुरुष ऐसे ऐसे बलवान जो आपके भाई हैं आज वह वल्कल वस्त्रों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए कहा गया है कि अर्जुन के बारे में बताते हैं कि स वल्क वाछांसी तवा धुराहनन कह, जो एक समय था जो उत्तर देशों को बहुत देशों को जीत कर आपके शरणों में धन्य धान्य प्रदान करता था, आज वही अर्जुन को देखिए जो वल्कल वस्त्रों की व्यवस्था करता है। प्रश्न नंबर 88 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 89 और 89 में कह रहे हैं कि अनिवर्णीयम पर कलत्रम इति वाक्यम अस्ति। अनिवर्णीय पर कलत्रम इति वाक्यम अस्ति भरतस्य दुष्यंतस्य युधिष्ठिरस्य कि अर्जुनस्य। प्रश्न नंबर 89 में देखा जाए तो अनिवर्णीय पर कलत्रम इति वाक्यम दुष्यंत के लिए कहें कि दुष्यंत के पहले से ही 2 रानियां थी, वासुमती थी और उसके बाद हंसपदिका थी और तीसरी रानी जो थी वो शकुंतला थी। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 90 और 90 में देखें तो कह रहे हैं कि मेघदूतस्य आंग्ल भाषायाम अनुवादम कह कृतवान। मेघदूत की अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है। आर्थर राइडर ने, मैक्स मूलर ने, स्वेड्ज ने कि गेटे ने। तो प्रश्न नंबर 90 और 90 में देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा पूछ रहा है तो अंग्रेजी में आर्थर राइडर ने किया है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 91 में कह रहे हैं कि न खलु वयस तेजसो हेतु इस इयम पक्ति वर्तते। यह पक्ति कहाँ है। कुमार संभव है, उत्तरामचरितम है, नीति शतके का विज्ञान
शाकुंतल में है कि न खलु वय तेजसो हेतु यम पक्ति वर्तते। प्रश्न नंबर 91 में देखा जाए तो यह नीति शतक में है, महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम जो 10 पद्धतियों में विभक्त है, उसी में यह श्लोक बोला गया कि न खलु वय तेजसो हेतु। प्रश्न नंबर 91 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 92 में देखें तो कह रहे हैं कि रक्षितव्यः खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी एतत् कथनम अस्ति। अनुसुईया प्रियमदाय अनुसाया गौतमयः प्रियमदा अनुसूयाय शकुंतला प्रियमदाय। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन रक्षितव्यः खलु प्रकृत, जो प्रकृत स्वभाव से ही सुंदर है, मधुर है, ऐसी प्रिय सखी की रक्षा कौन नहीं करेगा। तो यह अनुसुईया प्रियमदा से कहती है। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा ए सही होता है। और यहाँ पे जब दुर्वासा ऋषि श्राप देकर चले जाते हैं तो यह बड़ बोली होती है, थोड़ा हमेशा बोला करती है प्रियंवदा, तो अनुसुईया इसको माना करती है कि वह अपने प्यार में खोई हुए मस्त है, तो उसको यह न बताया जाए, कहें कि स्वभाव से तो ही कुल कहते हैं रचितव्या खलु प्रकृत में जो प्रिय सखी है वह बहुत अच्छी है, सुंदर है, उसकी रक्षा करने की बात मत बताइए। वो तो राजा मुद्रिका देकर गए हैं और जैसे वो मुद्रिका दिखाएगी वहाँ राजा पहचान ही जाएंगे, यही समझ कर यह आपस में बात करते हैं। अनुसुईया प्रियमदा से कहती है, मगर इनको क्या पता कि विधि के विधाना कुछ और ही लिखे थे, मुद्रिका ही हेरा गई सती तीर्थ में, जिसका राजा को समझ ही नहीं आया, वह परित्याग कर देते हैं कि मैं पहचानने से मना कर देते हैं। इत्यादि सभी कहानियां हैं, 7 अंकों में विभक्त है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 92 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 93 और 93 में कह रहे हैं कि मेघदूते संतप्ता नाम शरणम को अस्ति। मेघदूत में संतप्तों का कौन संतप्तों का शरणार्थी है? मेघ है कि यक्ष है कि कुबेर है कि शिव है? तो मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह खंड काव्य है, 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्ग का, जो रामगिरी पर्वत से चलकर अलकापुरी के संपूर्ण मार्गों का वर्णन करता है। और यह देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से तो महाकवि कालिदास जी ने बहुत ही उत्तम ढंग से, जैसे मानसून आती हो उसी तरह यह भौगोलिक चित्रण किए हुए हैं। और उसी में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र, तुम संतप्तों के शरणार्थी हो, अर्थात 93 में विकल्प हमारा ए होगा। कहा है कि दूर दूर तक जो कमाने गए हैं अपनी वनिताओं को छोड़ करके, जैसे तुम गरजोगे, जैसे तुम बरसोगे, सब अपने अपने परदेसी लोग अपने अपने घर को, अपने अपने घर का रास्ता पकड़ेंगे, तो इसीलिए तुम संतप्तों के शरणार्थी हो, उसी तरह मैं भी एक संतप्त हूं, मेरी भी रक्षा करो। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा ये सही होता है। पूरे दोनों मेघदूत यानी दोनों खंडों में यक्ष मेघ को संदेशा देने के लिए कहता है। अब प्रश्न नंबर 94 को देखें तो 94 में कह रहा है कि विनिश्चितार्थात मिति वाचम आददे इत्यर्थ आददे पद से अर्थो अस्ति। आददे पद का अर्थ है अकथयत है कि ग्रहणम है कि दानम है कि निश्चय करणम है। प्रश्न नंबर 94 में देखा जाए तो आददे पद का अर्थ है अकथयत। प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 95 और 95 में कह रहे हैं उद्गलित दर्भा कवला मृग परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपात्र मुंचत सूत्री व लता उपयुक्त पदम केन पात्रोक्तम। यह कौन सी पात्र कहती है? अभिज्ञान शाकुंतल में यह बताया गया है। मैंने श्लोक जो है यह अभिज्ञान शाकुंतल का है, जिसमें शकुंतला की विदाई के समय में पूछ रहे हैं कि किसने बोला है। तो यह प्रियंवदा का कथन है कि उद्गलित दर्भ कवला मृग परित्यक्त नर्तना मयूरा, अर्थात जो मृग हैं, जो पशु हैं, वह जो खाए हुए हैं दर्भ माने घासों को, उसको भी उगल रहे हैं। और जो मोर हैं उन्होंने अपने नाचना को बंद, जो नाचते हैं वह नाचना बंद कर दिए हैं। अपसृतता पांडुपत्र और जो वृक्ष हैं वह बेचारे इतने वियोग में हो गए हैं कि वह समझ जाओ कि अपने पीले पीले पत्रों को झाड़ कर वह भी रो रहे हैं। अमुंचति सूर्योनता, और जो लताएं हैं वह भी अपने आंसुओं को छोड़ रही हैं। तुम्हारे वियोग में तुम अपने पति गृह को जा रही हो, इसको देखकर ऐसा ऐसी सबका हाल है। तो प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि यह प्रियंवदा के द्वारा कहा गया है, काश्यपेन अनुसुईया गौतम्या नहीं।
रम्या जो होती है यह इसके साथ जाती है कहाँ, दुष्यंत दरबार तक। यह आज की क्लास में हमारा यह अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी सब प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृताय।